नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सबसे पहले की जाएगी, क्योंकि क्या पाकिस्तान में चुनाव बिना इमरान खान होंगे? क्या पीटीआई के ऊपर जिस प्रकार से शिकंजा कसा गया है, तो क्या बिना पीटीआई के अब पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं? और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ हो रहा है, क्या वाकई में पाकिस्तान की न्यायपालिका नवाज शरीफ और जनरल मुनीर के इशारे पे काम कर रही है? इसे आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बात पूर्वी लद्दाख की भी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जब आया तो उसने हड़कंप मचा दिया कि किस प्रकार से भारतीय चरवाहे पीएलए के सैनिकों के आगे डटकर खड़े हो गए और साफ कह दिया कि यहां से निकल जाओ, यह जमीन हमारी है। उस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार यह तनाव कहां तक पहुंचा है और जो यह वीडियो है उसकी क्या सच्चाई है। एक्सपर्ट से इसको भी आज समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ भारत और रूस के रिश्तों को लेकर भी बात होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तोशखाना मामले में इमरान को 14 साल की जेल, साइफर केस में इमरान कुरैशी को 10 साल की जेल। 10 साल तक किसी भी पद पर नहीं रह सकते इमरान खान। चुनाव से पहले इमरान खान को दूसरा बड़ा झटका। तोशखाना मामले में इमरान को 14 साल की जेल, साइफर केस में इमरान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल। 10 साल तक किसी भी पद पर इमरान खान नहीं रह सकते। बड़ी खबर आपको बता दें, तोशखाना मामले में इमरान को 14 साल की जेल, साइफर केस में इमरान कुरैशी को 10 साल की जेल। 10 साल तक किसी भी पद पर इमरान नहीं रह सकते, यह अदालत कह रही है। और जब यह अदालत कहती है तो इसका मतलब जो हमने कहा कि क्या न्यायपालिका जो है पाकिस्तान की, वो भी जनरल मुनीर के इशारे पे काम कर रही है, इसको आगे समझने की हम कोशिश करेंगे। तक किसी भी पद पर नहीं रहेंगे इमरान खान। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले इमरान खान को दूसरा झटका लगा है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, अलग अलग पहलू को पहले समझ लिया जाए, खंगाल लिया जाए, फिर पाकिस्तान भी चलेंगे। वहां से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 2 दिन में इमरान को 2 बड़े झटके। तोशखाना केस में 14 साल की एक और जेल सुनाई गई। बुशरा बीवी को भी 14 साल की जेल। 10 साल सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते इमरान खान। और ये जो लाइन है ये इंटरेस्टिंग है, इस पे बात होनी चाहिए कि जब एक लोअर कोर्ट ये कह रहा है कि 10 साल तक आप किसी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते, तो क्या इस आदेश के पीछे नवाज शरीफ है या फिर जनरल मुनीर है? नेक्स्ट ग्राफिक्स। साइफर केस में 10 साल की जेल कल सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी जो कि बड़े नेता थे इमरान खान के बाद पीटीआई के, वो भी जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें भी 10 साल की जेल जो है वो सुनाई गई है। तो क्या बिना कप्तान होगा पाकिस्तान? इमरान खान पर कानूनी शिकंजा जो है वो कस चुका है। जनरल मुनीर से पंगा लेना भारी पड़ा है। सेना के बिछाए जाल में कप्तान फंस चुके हैं। इमरान के दुश्मन जनरल मुनीर और शरीफ ब्रदर्स, उसमें नवाज को शामिल कर लीजिए, शहबाज को शामिल कर लीजिए, दोनों भाइयों ने मिलकर कहें तो इमरान खान की जो राजनीति है उसका दी एंड कर दिया है। बल्कि कहें तो पीटीआई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने दम पर पाकिस्तान में सरकार बना सकती थी, उसका भी दी एंड कर दिया गया है। इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे।
मेजर जनरल AK श्रीवास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू राजेश। थैंक यू सर समय देने के लिए। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद आपको भी। और सरहद पार से हमारे भाई मुजाहिद जाफरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद, आपका भी समय दिया आपने, शुक्रिया मुजाहिद जाफरी। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप हैं, पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, मुझे लगता है कि पहला प्रश्न आज आपसे ही पूछा जाए। मेरा बड़ा अहम सवाल था, हो सकता है कि मैं किसी हद तक सही और गलत हो सकता हूं, जब लोअर कोर्ट यह कहता है कि 10 साल तक इमरान खान किसी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते, तो क्या जब ये आदेश आता है तो इसके पीछे एक शंका यह नहीं होती कि कोई तो है जो ये चाहता है कि इमरान जेल में रहें और कभी ऐसा ना हो कि वो वापसी PM पद पर कर पाए? क्या बिना कप्तान के पाकिस्तान चुनाव लड़ने वाला है? मुजाहिद जाफरी। सर मुजाहिद जाफरी, आपकी आवाज थोड़ी सी इश्यू आ रहा है, मैं आपके पास आता हूं, कोशिश करूंगा आपकी आवाज को ठीक कराने की। सर की आवाज थोड़ी चेक कर लीजिएगा। AK श्रीवास सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। AK श्रीवास सर, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस प्रकार से इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की राजनीति को खत्म किया, नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया, जो केस उनके ऊपर लगे थे उन्हें खत्म कर दिया गया। किसी हेल्थी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुआ। किस प्रकार से मौजूदा हालात को देखें, क्योंकि 8 फरवरी को चुनाव भी होने हैं सब। हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, सच्चाई यह है कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो पाकिस्तान में असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से है। तो जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती वही होता है। अगर आप पिछले इलेक्शन देखें तो जो इमरान खान थे वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि पिछली बार आर्मी इनको लेके आई थी जी। मगर उसके बाद उनके रिलेशन खराब हो गए और पहले जनरल बाजवा के साथ खराब हुए और उसी के साथ जनरल आसिम मुनीर जो प्रेजेंट चीफ हैं, वो DG ISI भी बने थे, उनके साथ रिलेशन खराब हुए। और उसके कारण अब सिचुएशन यह है कि आर्मी ने मन बना लिया है कि इमरान खान को हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, और इसी के कारण वो उनको ये सजाएं मिली हैं जो कोर्ट के अंदर। और नवाज शरीफ की तरफ इनका झुकाव है। नवाज शरीफ को आप बिल्कुल जो पुराने केस थे उनको बरकरार थे, जो उनको एक प्रकार रद्द कर दिया है, वो वापस आए हैं। जिस प्रकार से अब ये जो सिचुएशन नजर आ रही है, ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका सिंबल भी इन्होंने इलेक्शन सिंबल भी निकाल लिया है, ना इनसे कोई लड़ पाएगा। और जो इमरान खान हैं वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे इस हालात में अगले 10 साल तक। और ऐसे में जो इलेक्शन होंगे इसमें जो नवाज शरीफ है उनके चांसेस हैं कि वो ही गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाएं। जी संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, इनसे माना जाता है कि ये राजनीति करेंगे। सेना राजनीति कर रही है, इस पर सवाल उठते आए हैं और उठने चाहिए। और जैसा श्रीवास सर ने भी कहा कि सेना ही पाकिस्तान को चलाती है। लेकिन थोड़ा सा सवाल मेरा हटकर है, जब न्यायपालिका भी अगर सेना के इशारे पर और वहां की कार्यपालिका या कहें वो जो नेता हैं उनके इशारे पे काम करने लगेगी, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? जिस प्रकार से नवाज शरीफ के लिए जो सजाएं थी उनको खत्म कर दिया गया और जिस प्रकार से इमरान खान को जेल सलाखों के पीछे भेज दिया गया, उससे तो सेना पर तो सवाल उठते ही थे पाकिस्तान के, लेकिन अब आने वाले वक्त में न्यायपालिका पर भी सवाल उठेंगे। इमरान संजीव जी, देखिए राजेश जी, न्यायपालिका पर जो पाकिस्तान की न्यायपालिका है उसके ऊपर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। और वर्तमान समय में जो पाकिस्तान के आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं नवाज शरीफ, जब वो सेना के साथ उनके संबंध खराब थे तो उन्होंने स्वयं
इस बात का आरोप पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पर लगाया था और एक ऑडियो जो है टेप भी लीक किया गया था और इसके माध्यम से उसमें ये दर्शाया गया था कि जो सेना के द्वारा जो जजेस हैं जो पाकिस्तान के जो कि नवाज शरीफ के केस को हैंडल कर रहे थे उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया कि उनके खिलाफ वो वर्डिक्ट दें और नवाज शरीफ को जेल में भेजें। और अभी आप देखिए तो समय पलट चुका है। इमरान खान अब जो कि कभी आर्मी और आईएसआई के जो बहुत ही प्यारे हुआ करते थे, क्लोज हुआ करते थे, और जैसा कि श्रीवास्तव ने कहा कि इमरान खान भले से ही वो कहें कि वो आर्मी और आईएसआई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सिस्टम को सुधारना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इमरान खान भी आर्मी और आईएसआई की वजह से ही सत्ता में बैठे थे 2018 में, और वो एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। आने वाला प्राइम मिनिस्टर भी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होने जा रहे हैं, ये बिल्कुल दिखाई देता है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान की जो सत्ता है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चलाती है, वहाँ की जुडिशरी के ऊपर भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का भारी दबाव रहता है जी। ये अवश्य मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे जजेस पाकिस्तान की जुडिशरी में रहे कि जो कि जिन्होंने एक अपना अलग रुख रखने की कोशिश की और एक स्वतंत्र अप्रोच रखने की कोशिश की, लेकिन उन जजेस को ज्यादा अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम में जो वहाँ के अनेक ऐसे एडवोकेट्स रहे जिन्होंने की एक मूवमेंट चला करके जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान आप जानते हैं कि वहाँ की आर्मी और आईएसआई इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वैसे किसी भी मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं करती। कोई भी जो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, यदि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उसको जो है वो सफल नहीं होने देते। और जाहिर है कि पाकिस्तान की कड़ी सच्चाई यही है, मुजाहिद भाई इसको माने ना माने, लेकिन अभी मुजाहिद से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मानना ना मानना उनकी मर्जी है, क्योंकि मुझे लगता है वो वहां पे मौजूद है पाकिस्तान में, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझा पाएंगे। मुजाहिद भाई, शायद मेरी आवाज आपको आ रही है और मैं आपकी आवाज चेक करना चाहूं तो क्या 2 शब्द बोल देंगे आप? जी, आपको मेरी आवाज दुरुस्त आ रही है, आप ठीक आ रही है जी। मुजाहिद जाफरी भाई शुक्रिया, सही सुनाई दे रही है, शुक्रिया समय देने के लिए। मुजाहिद जाफरी भाई, जो चीज मुझे समझनी थी कि मैंने एक लाइन को कोट किया कि 10 साल तक इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते। लोअर कोर्ट जब ये फैसला दे और उसमें जज ये चीज कहें, तो क्या ऐसा नहीं लगता पहली नजर में कि ये कोई है जो ये चाहता है कि इमरान खान जेल में ही रहें, और अगर जेल से छूट भी जाएं तो कभी वो प्रधानमंत्री पद या दूसरे पद पे काबिज ना हो सकें? क्या इस बार के इलेक्शन बिना कप्तान के होने वाले हैं, और इमरान को जिस प्रकार से रोका गया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुजाहिद जाफरी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कोई चाहता है कि इमरान खान जेल में रहे, और जो वो चाहता है वो है पाकिस्तान का कानून के मुताबिक उन्हें सजा हुई है, तोशाखाना में भी और साइफर केस में भी जी, और उसी कानून के तहत उन्हें 10 साल के लिए नाअहल किया गया है। तो जब कानून चाहता है कि किसी को सजा दी जाए और कानून के मुताबिक दी जाए, तो ये बिल्कुल कानूनी तरीका है। जहां तक रही इमरान खान के बगैर इलेक्शन लड़ने की बात, तो मेरे भाई ये बड़ा वाजे है कि ये इंतखाब जो है वो इमरान खान के बगैर ही लड़ा जाएगा। उनकी पार्टी गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शामिल है इस इंतखाबात में, लेकिन उस तरह से शामिल नहीं है। उनको उनके निशानात नहीं दिए गए जो इंतखाबी निशान होता है, जैसे PMLN का शेर है, इनके पास बल्ला था, पीपल्स पार्टी का तीर है, तो उनको इंतखाबी निशान नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसकी भी बहुत सी वजूहात है। ये केसेस चल रहे थे, अपनी केसेस में वो ये नहीं बता सके कि उन्होंने जो फंड्स यूज किए हैं वो कहां से किए हैं, कैसे लगाए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से इमरान खान को जेल तक जाना पड़ा और अब वो सजा भुगत रहे हैं। एक मुजाहिद जाफरी भाई, जो चीज और जो सवाल मेरे जहन में चल रहा है कि कुछ ऐसे ही चार्जर्स कहें तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी लगाए गए थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो चार्जर्स से जी, आवाज आ रही है मेरी? जी दुरुस्त आ रही है, फरमाइएगा दोबारा। मैं ये कह रहा हूं कि जो नवाज शरीफ के ऊपर भी कुछ गंभीर चार्जर्स थे, फिर उन्हें जेल में भेजा गया, क्या ऐसा हुआ?
अदालत ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला कि उनके ऊपर जो चार्ज थे उन्हें खत्म कर दिया गया, ऐसे कानून लाए गए कि नवाज शरीफ का वेलकम हुआ, वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो इंसान जो कुछ समय पहले इन्हीं अदालतों ने जेल में भेजा था। देखें, जहां तक उनके आने और पेश होने की बात है तो ये अदालत ने फैसला किया है। अदालत बगैर एविडेंस के कोई फैसला नहीं करती। और जहां तक आप बात कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री द्वारा इलेक्ट होने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ इस दफा जो है प्रधानमंत्री इलेक्ट हो सकेंगे। नहीं, मैं प्रधान नहीं, देखने में कुछ और नजर आ रहा है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका वेलकम हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो जेल के अंदर इंसान था, लंदन में रह रहा था, उसे गिरफ्तारी का डर था, अचानक से पाकिस्तान में कानून बदले जाते हैं, न्यायपालिका बदल जाती है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और फिर उनका वेलकम हो जाता है। वो इंसान जो जेल की सजा काट रहा था। जहां तक कानून बदलने की बात है तो कानून नहीं बदला गया, वो ऑर्डिनेंस थे। ऑर्डिनेंस कानून नहीं होता, ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस बदला गया और उसका बदला जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। कई ऑर्डिनेंस वक्त की जरूरत के तहत जारी किए जाते हैं और बाद में बदल भी दिए जाते हैं। और जहां तक रही नवाज शरीफ के इस्तकबाल की बात, तो मेरा भाई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उसके कारकुन पाकिस्तान में मौजूद है। जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बड़ी पार्टीज हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान की उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में है। आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे एक और अहम मुद्दे पर बात करनी है, एक आखिरी जी, पार्टी का बड़ा रहनुमा हो और वो अपने मुल्क वापस आए और उसको लोग इस्तकबाल करने ना जाए, तो ये एक रूटीन की बात है। कोई भी सियासी पार्टी हो, जैसे बेनजीर आई थी, तो उनका भी बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया था। वो इस्तकबाल ठीक है, मेरे अदालतों को लेकर है, होता रहता है। क्या मुजाहिद जाफरी कोई है ऐसा जो आपकी अदालतों को चला रहा है? वर्दी के हमारी अदालतों को जो हाई कोर्ट्स हैं उनको उनके चीफ जस्टिस चला रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जनरल मुनीर ISI चीफ, पॉसिबिलिटी है कि वो चला रहे हो? देखिए, ISI चीफ, जहां तक उनका ताल्लुक है, ISI का जो चीज आप पूछना चाह रहे हैं कि अदालतें उनके दबाव में रहती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो सिचुएशन है। अब सूरत हाल काफी बदल चुकी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो काजी फायज ईसा, उनको बहुत अच्छी तरह इंटेलिजेंस के लोग भी जानते हैं और उन्हें पता है वो कि कानून से हटके वो कोई काम नहीं किया करते। तो ISI अगर चाहे भी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर वो असरअंदाज हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, तमाम चीजों को समझाने के लिए। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इमरान खान के साथ या फिर नवाज शरीफ के साथ, वो तो यही बताता है कि कोई तो है जो वर्दी के अंदर बैठकर पाकिस्तान की अदालतों को चला रहा है। हाँ, मुजाहिद जाफरी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको भी उसी पाकिस्तान में रहना है जिस पाकिस्तान के ऊपर जनरल मुनीर और ISI राज करती है। एक बड़ी खबर, उसके बाद फिर सिवात सर के पास। LAC पर चीनी सैनिकों से भिड़े लद्दाखी चरवाहे, चशुल इलाके में चरवाहों को रोक रहा है चीन। PLA से बोले चरवाहे, ये भारत की जमीन है। 2020 गलवान विवाद के बाद LAC पर तनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, LAC पर चीनी सैनिकों से भिड़े लद्दाखी चरवाहे, चशुल इलाके में चरवाहों को रोक रहा चीन। PLA से बोले चरवाहे, ये भारत की जमीन है। 2020 गलवान विवाद के बाद से LAC पर तनाव है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके बाद फिर सिवात सर के पास चलते हैं। LAC पर क्या हो रहा है? भारतीय चरवाहों को रोक रहा चीन। चशुल इलाके का वीडियो सामने आया, PLA ने भारतीय चरवाहों को रोका। नेक्स्ट ग्राफिक्स। चीनी सैनिकों के सामने चरवाहे डटे रहे, बोले हम भारत की जमीन पर हैं। यह सीधा संदेश दिया। 25 जून 2020 को गलवान में संघर्ष हुआ था। पूर्वी लद्दाख की मैं बात बता रहा हूं आपको। LAC पर मिरर फेस डिप्लॉयमेंट अभी भी है। 20 दौर की कोर कमांडर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन डेमसांग डेमचौक को लेकर अभी भी तनाव है। नेक्स्ट। LAC पर बनाया गया है बफर जोन। इसको हम समझने की आगे कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सवाल है यह बहुत अहम है कि क्या भारत की जमीन के ऊपर बफर जोन बनाया गया है, जिस कारण चरवाहे वहां पर जा रहे हैं और चीन ऐतराज जता रहा है।
समझने की कोशिश हम इसको आगे करेंगे। और एक वीडियो भी हमारे पास है, वो वीडियो भी जरा आप देख लीजिए, इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये वो वीडियो है, एम्बियंस के साथ इसे प्ले कर दीजिएगा थोड़ा। तो ये एक तरफ पीएलए के सोल्जर हैं, दूसरी तरफ भारतीय चरवाहे हैं, उनका आमना सामना होता है। वो अपने मवेशियों को चराने के लिए गए हुए थे, लेकिन तभी पीएलए के सोल्जर आ जाते हैं। फिर लंबी बातचीत, तनाव वहां पर पैदा हो जाता है और जो चरवाहे हैं वो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि हम भारत की जमीन पर हैं, आप हमें रोकने वाले कौन होते हो। इसको समझना होगा। हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं एलएसी से वो चिंताजनक है, क्योंकि 2020 के बाद से भी 2 से 3 बार भारतीय सेना और पीएलए के बीच संघर्ष हो चुका है। तो ये जो कुछ एलएसी पर इस वक्त हो रहा है, ये क्या इशारा कर रहा है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। और ये समझाने के लिए मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। लेह में लंबा वक्त सर ने दिया हुआ है, इस इलाके पर बारीकी से सर की नजर भी है और यहां पर सर्व भी किया हुआ है। सर, जो चीज मुझे समझनी है, जब मैं वीडियो देखता हूं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये वीडियो पुराना हो सकता है, बर्फबारी नहीं हुई है, लद्दाख वो इलाका जहां पर माइनस में तापमान जाता है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है सर? और ये जो एलएसी पर हुआ है, पीएलए सोल्जर्स वर्सेस हमारे चरवाहे, इसे हम किस प्रकार से देखें सर? हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, सच्चाई ये है कि जो अप्रैल 2020 में 3 डिवीजन लेके चीन आ गया था, के साथ साथ ये थोड़ी इको आ रही है, इसको ठीक कराना। इको साहब की ठीक करिएगा, वापस आवाज जा रही है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हमारा अप्रैल 2020 में के बाद हमारे भी 3 डिवीजन से ज्यादा मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली, और उसके बाद जो फ्रिक्शन पॉइंट थे वो थे आपके एक शुरू से लेके आपका डेप्सांग था, उसके बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ एंड साउथ पेंगेंगसो और डैमचोक का इलाका। ये जो आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो है वो किसी हद तक हमने रिजॉल्व किया। मगर मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि 29-30 अगस्त को जो 2020 में भारत की फौज ने एक बहुत बड़ी अच्छी कार्रवाई की थी, जिसके तहत हमने कलास रेंज को पकड़ लिया था। कलास रेंज के अंदर आते हैं रजंगला, रिचिंगला, मगर हिल, गुरंग हिल और स्पांगुर गैप। स्पांगुर गैप वो जगह है जहां से चीनी 1962 में भारत में आए थे। इसका मतलब कलास रेंज को पकड़ने के बाद वो गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे वो हमारे कब्जे में था, और ये त्रिशूल मौदो बॉल को भी हम डोमिनेट करते थे। मगर सच्चाई यह है कि जब बातचीत का दौर चला और गिव एंड टेक की बात हुई कि कोई ना कोई समझौता हो नॉर्थ साउथ पेंगेंगसो आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग की तरफ, तो फिर हमने कैलाश रेंज को विकेट किया। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कैलाश रेंज को हमें शुरू में शायद नहीं विकेट करना था, मगर ये भी सच्चाई है कि उस समय तनाव इतना बढ़ गया था कि आई बॉल टू आई बॉल थी फौज चीन की और भारत की। उस समय ये डिसाइड हुआ कि दोनों फौजें पीछे जाएंगे और इनके बीच में बफर जोन बढ़ेगा। जो बफर जोन था चीन और भारत के बीच में बना था, ये कहना गलत होगा कि भारत की तरफ ही बना है, तो उसके अंदर जो बफर जोन है उसमें ये नुकसान तो दोनों तरफ हुआ है और भारत की तरफ भी हुआ है। जहां पर हमारे ग्रेजिंग पॉइंट थे, वहां पर जहां पहले ट्रेडिशनली जा सकते थे विलेजर, स्पेशली ये जो न्योमा का इलाका है, चशूल का इलाका, वो नहीं जा पा रहे और वो बहुत जरूरी है। मगर ये सच्चाई है कि अब भारत का जो रुख है वो बदला हुआ है। भारत भी बहुत एग्रेसिव है। अगर आप देखें ये जो विलेजर भी थे ये दबे हुए नहीं थे, ये उनके साथ बहुत जोरों से बात कर रहे थे। और ये सच्चाई है कि भारत ने अभी वहां पर सड़कों का जाल बिछा दिया, वहां पर मॉडर्न विलेजेस बनाए। न्योमा के अंदर हमने अपनी एक एयरफील्ड जो बहुत ही मॉडर्न उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो ये सच्चाई है कि हाँ प्रॉब्लम है देप्सांग में, डेमटोक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। और हाँ ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशनल पेट्रोल पॉइंट थे 35, 36, 7 वहां जाने में कई तकलीफ है। मगर ये भी सच्चाई है, ये जो भारत की फौज है और जो विलेजर्स हैं
वो अपने अब चीन से बिल्कुल नहीं दबते और चीन को दबा रखा है। जी। मुझे लगता है कि कई जगह मैंने ये देखा है अभी, क्योंकि मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं, तो मैं ये कह सकता हूं दावे से, अभी भारत की फौज वहां पर हावी है और भारत की फौज बहुत प्रेशर डाल रखा है चीन के ऊपर, और चीन अब रिसीविंग एंड पे है, क्योंकि भारत की जो काबिलियत और क्षमता बहुत बढ़ गई है। लेकिन और ये मैं बीच सच्चाई में है आपको कि टोक रहा हूं ये सर, जो प्रॉब्लम मुझे जो चीज समझनी है, मैं बहुत हद तक आपसे एग्री हूं, लेकिन अपनी ही जमीन के ऊपर चरवाहे हमारे चरने जा रहे हैं, चीन की आर्मी आकर उन्हें रोक रही है और हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम वहां पर बहुत मजबूती से खड़े हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हो जा रही है राजेश समझना, हाँ राजेश, इसकी समझने की क्या है कि ये जो बफर जोन बनाए गए हैं उसकी वजह ये थी, बफर जोन हवा में तो बनेगा नहीं, कुछ इलाका आपका जाएगा, कुछ चीन का जाएगा, क्योंकि ये सोचा गया था अगर आप आई बॉल टू आई बॉल हैं तो आपकी लड़ाई कभी भी स्टार्ट हो सकती है। गलवान कैसे हुआ? गलवान इसीलिए हुआ कि दोनों की फौजें बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई थी। तो जब बफर जोन बना, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जमीन आपकी भी ली जाएगी, कुछ चीन की ली जाएगी और उसके बीच में कोई नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बफर जोन का। अब वो कितनी वहां की गई, कितनी हमारी गई, वो तो जमीन पे पता चलेगा। तो ये कहना कि भाई आप तो वहां तक नहीं जा पाओगे जहां तक पहले जाते, तो वाकई क्योंकि बफर जोन बन गया है, दोनों तरफ बफर जोन बनने के कारण ये नुकसान तो होगा, मगर इसके अलावा आपके पास चारा नहीं था। क्योंकि अगर आप आई बॉल टू आई बॉल रखते हैं दो फौज और वो भी 50,000 के करीब सैनिक, तो आप समझ सकते हैं राजेश, आप तो खुद एक बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं आर्मी के अंदर, कि स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, और ये गलवान भी इसी का नतीजा था। तो ये सच्चाई है कि हो सकता है कि बफर जोन के अंदर वो पेट्रोलिंग पॉइंट आए हैं, मगर भारत ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं जा सकते, ये जाते हैं। नहीं, वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर कि हम उनकी जमीन पे चले जाते हैं, वो हमारी पे आ जाते हैं। बात यहां पे थोड़ा क्योंकि कंफ्यूजिंग है, LAC जो है मार्क नहीं है, फेंसिंग नहीं है, हमें भी नहीं पता कहां तक है, और परसेप्शन हमारा अलग है, उनका अलग है। मैं आता हूं सर, मुझे वो बात नहीं, वो एक चीज बताऊं कि वो ठीक है, आपकी बात नहीं पता, मगर इन इलाकों में इतनी हमारे को वो ना समझ नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए जो कि मार्क नहीं है तो हमें नहीं पता। दोनों देशों को पता है कि कौन कौन से पेट्रोल पॉइंट हैं। ये यहाँ पर ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसकी बात तो मैं अलग मानता हूं। मैं इन इलाकों में चप्पे चप्पे में जानता हूं 35, 36 और 37। ठीक है सर, मैं इस पे आऊंगा सर। ये है कि कहीं ना कहीं बफर जोन बनने से थोड़ा सा तो आपको पता ही है कि दोनों तरफ से एरिया गया है, जिसके कारण प्रॉब्लम है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना होगा, मैं माफी के साथ सर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद संजीव जी मैं आपके पास लौट के आऊंगा और इसी मुद्दे पर बात को हम आगे बढ़ाएंगे। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा कि क्या ये बात सिर्फ और सिर्फ पूर्वी लद्दाख की है या फिर पूरी LAC की है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर इसी स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा जारी है। दरअसल LAC के ऊपर चशुल में, पूर्वी लद्दाख के चशुल में भारतीय चरवाहों को PLA के सैनिकों ने रोका और उन चरवाहों ने सीधे तौर पे कहा कि आप हमें रोकने वाले कौन होते हो, हम भारत की जमीन के ऊपर हैं। लेकिन सवाल यह है कि टकराव अब किस तरफ जा सकता है, क्योंकि 2020 गलवान के बाद से भी दोनों देशों की सेना के बीच झड़पें हो चुकी हैं और यह सेना ने भी माना है। संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, जो चीज मुझे समझनी है या मेरे दर्शकों को समझनी है, 20 बार की कोर कमांडर मीटिंग, 28 बार राजनीतिक स्तर पर चर्चा, ब्रिक्स के अंदर प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग का मिलना और प्रधानमंत्री के कड़े तेवर, SCO में प्रधानमंत्री मोदी का नहीं जाना, G20 में शी जिनपिंग का भारत नहीं आना, क्या इशारा है सर ये कि तनाव उस लेवल पर पहुंचा हुआ है जहां पर टकराव संभव है? संजीव जी देखिए राजेश जी, भारत और चाइना के जो वर्तमान के संबंध हैं वो सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जब तक चाइना जो पेंडिंग इश्यूज हैं बॉर्डर एरियाज पर उसको रिजॉल्व करने की दिशा में कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाता है, तब तक ये संबंध सामान्य नहीं कहे जा सकते हैं। भारत ने ये बार बार स्पष्ट किया है।
भारत ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि चाइना भारत के साथ अच्छा व्यापार करना चाहता है तो ये जो व्यापार के संबंध हैं वो सीमा के विवाद से, सीमा के जो विषय हैं उससे अलग रख करके नहीं देखे जा सकते। और चाइना और भारत के संबंधों में सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन तभी आएगा जब वो पेंडिंग इश्यूज रिजॉल्व होंगे। दूसरा, जो ये जो नई इंसिडेंट के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, जाहिर है कि ये जो परसेप्शन का डिफरेंस है, जो सीमा का जो प्रॉपर और क्लियर डिमार्केशन न होने की वजह से कई बार ये मिसपरसेप्शन की वजह से ये घटनाएं होती हैं। लेकिन जो वर्तमान में ये चरवाहों वाली जो घटना है नयोमा में जो हुई है, और जाहिर है कि ये उसमें बफर जोन में ये घटना रिपोर्ट की गई है। और जो बफर जोन का आप जानते हैं कि जो निर्माण, जैसा कि श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से बताया कि ये ऐसे जोन्स है कि जहां पर दोनों ही देशों की सेनाएं अभी पेट्रोल करने से रिफ्रेन कर रही हैं, वहां पर नहीं जाती हैं पेट्रोल करने, जैसा नॉर्मल पेट्रोलिंग अन एरियाज में होती है, क्योंकि इनको बफर जोन के रूप में जो है दोनों देशों ने अपनी एक सहमति दे रखी है। तो इन इलाकों में जब ये चरवाहे गए तो जाहिर है कि इसको लेकर के चाइना की तरफ से जो प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया, फिर हमारी जो ऑफिशियल्स ने भी वहां पर विजिट की। लेकिन ये जो इस तरीके की जो मिसपरसेप्शन है कि चरवाहों को ये लगता है कि वो हमारे क्षेत्र हैं, कई चाइना के सैनिकों को लगता है कि वो हमारा क्षेत्र है, ये तभी ये रिजॉल्व हो सकता है कि जब इंडिया चाइना के जो बॉर्डर एरियाज का प्रॉपर और क्लियर डिमार्केशन। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ राजेश जी, आपके शोज में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भारत और चाइना के संबंधों में तभी एक जो है बेहतरी आ सकती है जब दोनों ही देशों के जो राजनीतिक स्तर के जो नेता हैं वो निगोशिएशन के लिए बैठें और सीमा का जो प्रॉपर और क्लियर डिमार्केशन के लिए बातचीत करें। और यदि कभी ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा, जो कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में दोनों ही देशों को किसी न किसी ऐसी स्थिति में आकर के ये करना ही होगा। आज अगर जाहिर है कि चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो उसके ऊपर भारत को काफी संदेह है और चाइना अति महत्वाकांक्षी व्यवहार की वजह से ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन एक भारत और चाइना के संबंधों में यदि बेहतरी लानी है, दो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्रों को, दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस को यदि अपने संबंधों को सामान्य करना है, बेहतर करना है, तो अपने पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व तो करना ही होगा, लेकिन जो लार्जर लेवल पर सीमा का जो क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन करना होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मिसपरसेप्शन वाली जो बातें हैं होती रहेंगी और ये तरह की घटनाएं मेरे ख्याल है कि सामने आती रहेंगी। ठीक है, मैं आता हूं संजीव जी आपके पास। AK श्रीवास्तव, जो मुझे समझना है मेजर जनरल AK श्रीवास्तव आपसे कि गलवान के बाद हाल ही में जो सेना की तरफ से साइटेशन अपने जवानों को दिया गया, सैनिकों को दिया गया, उसमें इस बात का जिक्र था कि 2 से 3 बार दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ है फिर से। उसके बाद हाल ही में इसी हफ्ते स्पोक पर्सन है PLA के कर्नल बू, उनकी तरफ से कहा गया कि जो कुछ LAC पे हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। किस प्रकार से ये मौजूदा जो हालात हैं सर उन्हें हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल राजेश, देखो अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी ये बताएं या कि उनका क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने भी ये बोला कि आज की जो स्थिति है वो स्टेबल है मगर सेंसिटिव है। बिल्कुल सर। इसका मतलब आपको समझ आ जाता है कि एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये एक बात समझनी चाहिए कि अप्रैल 2020 के बाद वहां से 3 डिवीजन से ज्यादा लद्दाख के अंदर लगाना कोई आसान काम नहीं था, जो कि भारत की फौज ने 1 महीने के अंदर कर दिखाया। अब भारत की फौज ने वहां हैबिटाट भी बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है और भारत का मुझे लगता है पलड़ा भारी है 2 वजह से, क्योंकि हम एक ऐसे इलाकों में रहने के काबिल हैं और रेरिफाइड एनवायरनमेंट और हाई एल्टीट्यूड में। दूसरे, हमने जो हथियार हैं उनकी ताकत और क्षमता ज्यादा है। जैसे अभी टैंक की बात हो रही थी, T-90 टैंक हम ले गए हैं, उनके पास लाइट टैंक हैं, वो हम बना रहे हैं, जोरावर टैंक, उसकी भी बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि आज की जो स्थिति भारत की बहुत मजबूत है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस इलाके में, जो पहले इतना जल्दी से हमने डेवलप नहीं किया था, अब बहुत अच्छा किया है। हमने हैबिटाट बढ़ाया है, हमने अपने सड़कें बनाई हैं, टनल बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, लॉजिस्टिक बिल्डअप किया है और हमारे अंदर अब काबिलियत और क्षमता है। और मुझे लगता है ये डर अब चीन को सता रहा है। पहले मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं,
कि वो जो चीन समझता था कि उनके जो एरिया ऑफ परसेप्शन तक वो आ सकते हैं, अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि भारत की जो फौज है वहां पर हर जगह है। और जिस प्रकार से भारत ने कैलाश रेंज को लिया था 29-30 अगस्त 2020 में, हमने उनको दिखा दिया कि भारत की क्षमता और काबिलियत क्या है। तो मैं यही कहूंगा राजेश कि हाँ, ये भी सच्चाई है, चीन ने जानबूझ के भारत के साथ ये बॉर्डर डिस्प्यूट को दूर नहीं किया। 14 देशों के साथ उसका बॉर्डर है, 12 देशों के साथ वो बाय एंड लार्ज अपना बॉर्डर डिस्प्यूट दूर कर चुके हैं। भारत और भूटान ही 2 देश हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीन भारत को हरदम अंडर प्रेशर रखना चाहता है, इसलिए वो ये जो पूरा लद्दाख से अरुणाचल का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहता। मगर अब मुझे लगता है स्थिति में फर्क क्या आया है कि जैसे जैसे हम अब ताकतवर हो रहे हैं, मिलिटरी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, एक पावरफुल वर्ल्ड के अंदर लॉबी बन के उभरे हैं, तो चीन को भी अब लगने लगा है कि भारत इज नो मोर अ पुश ओवर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम अंदर इतनी काबिलियत है कि 2 फ्रंट वॉर भी अगर हो जाए कि चीन और पाकिस्तान के साथ नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में, तो हम दोनों तरफ लड़ सकते हैं। ठीक तो है, ये एक मुझे लगता है बस एक 30-40 सेकंड सर, समय का अभाव है, थोड़ा माफी चाहूंगा। 40 सेकंड के लिए संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे समझना होगा संजीव जी कि क्या एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती? वही दुनिया बहुत बड़ी है, चीन अपना विकास कर सकता है, भारत अपना विकास कर सकता है, चीन क्यों भारत को अपने विकास के अंदर रोड़ा समझ रहा है साहब? संजीव जी। देखिए राजेश जी, पूरे विश्व में इतना स्पेस अवश्य है कि भारत और चाइना दोनों अपना स्वतंत्र विकास कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए समृद्धि हासिल कर सकते हैं और पीसफुली और हार्मोनियसली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये बात तो भारत तो समझता है जी। लेकिन चाइना जो कि अपनी एक विस्तारवादी सोच से ग्रसित है, वो मिडिल किंगडम की फिलॉसफी में यकीन रखता है कि वो केंद्र, पूरे विश्व का केंद्र वही है और अन्य राष्ट्र जो है पेरीफेरी में है। उसके जो अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो जाहिर है कि डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता है और डेमोक्रेसी के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा और सम्मान और भारत का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में वो भारत को एक राइवल के तौर पर ट्रीट करता है और ये चाइना की जो एक उपनिवेशवादी, विस्तारवादी, आधिपत्यवादी सोच है, उसी की वजह से चाइना उसमें इस तरीके की बात को नहीं समझ पाता कि पूरे विश्व में इतना स्पेस अवश्य है कि दोनों राष्ट्र रह सकते हैं और अपना स्वतंत्र विकास भी कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ा टेंशन का कारण है। समय थोड़ा सा कम है सर, माफी चाहूंगा आप दोनों से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। सवाल बड़ा अहम है कि जब पूरा यूरोप एक साथ रहकर विकास कर सकता है तो एशिया के देश एक साथ रहकर क्यों विकास नहीं कर सकते? और कौन है जो चाहता है कि एशिया के देश एक साथ ना आए? किसका हित है इसमें? ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज डिफेंस